मैं सुमेश कुमार साहू, ग्राम कोकड़ी, जिला विकासखंड दुर्ग का एक छोटा किसान हूँ। 3 एकड़ मेरी खेती है और वही मेरे जीविकोपार्जन का आप साधन एक है। प्रगतिशील किसान हरो, तो आपला कौन कौन से मुश्किल से सामना करेल पड़ी से ये जो किसानी है उनमें? देखो, मैं एक कृषक के रूप में आम किसानों की बात कहूँगा, जो किसानों की प्राय हर किसानों के बीच वो दौर से गुजरना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम किसानों को खेती करने के लिए अपने उद्देश्य चुनने होंगे कि हम खेती क्यों कर रहे हैं, खेती करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे कि कुछ किसानों का उद्देश्य रहता है कि हमारे पूर्वज खेती करते आ रहे हैं, तो खेती करना हमारी मजबूरी है, ठीक है ना। कुछ किसान इसको मजबूरी के तौर पे करते हैं, अच्छा, है ना। कि जैसे कि हमारे पास नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो मजबूरी में हमको खेती करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो इन सब से हटकर है कि मैं खेती को अपने जीविकोपार्जन का मुख्य साधन मानता हूँ। अच्छा, और खेती से मैं पैसा कमाने के लिए खेती करता हूँ। मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं खेती से पर एकड़ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले सकूँ, कैसे अपनी उत्पादन लागत को घटा सकूँ, कैसे अपने उत्पादन को बढ़ा सकूं, और कैसे मैं अपने उत्पादों को अच्छी से अच्छी कीमत में बेच सकूं, ताकि उत्पादन लागत और उत्पादन के बीच जो डिफरेंस है वो कम से कम हो सके, है ना। और मुझे मेरी उत्पाद की मेरी फसल का अच्छी कीमत मिल सके और मेरी लाभांश में वृद्धि हो सके। और बहुत कुछ मैंने इसमें प्रयास किया है और मुझे उसमें सफलता भी मिली है। अच्छा, तो आप जो खेती करते हो उसमें और भी अलग से किसान लोग काम करते हैं आपके खेत में? देखिए, खेती एक अकेला करना तो शायद संभव नहीं है। खेती में सहयोग के लिए एक तो फैमिली सपोर्ट, दूसरा लेबर सपोर्ट आवश्यक है ना। तो हम अधिक से अधिक पैसा मजदूरी का और खाद बीज दवाई का कैसे बचा सकें। अच्छा, खेती में उत्पादन लागत घटाने के लिए जब तक हम खाद बीज और दवाई खेती के मुख्य आदान हैं, और जब तक हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम अपनी उत्पादन लागत घटाने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि मैं बीज भी उपयोग करूं तो अपने घर का बीज उपयोग करूं, है ना। दवाइयाँ भी कोशिश रहता है मेरा कि सामान्य तौर पे मेरे खेतों में बीमारी ना लगे। अच्छा, इसके लिए मैं स्वयं प्राकृतिक तौर पे घर पे दवाइयाँ बना के गौमूत्र से और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से दवाई का निर्माण करके मैं तो क्या आप बता सकते हैं कि ये दवाई कैसे कैसे मतलब बनाए जाते हैं? बिल्कुल जो आप बिल्कुल प्राकृतिक हाँ, तौर पे जो दवाई बनाते हैं? बिल्कुल। और ऊपर से खाद, है ना, बहुत बड़ी भूमिका होती है खाद की, अच्छा, है ना। खाद इसलिए आवश्यक है कि जैसे कि मान लो माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध होता है ना, बच्चे का पूरा पोषक आहार माँ से प्राप्त होता है ना। हम माँ को भूखा रख दें और बच्चे को हॉर्लिक्स पिला दें या टॉनिक पिला दें तो बच्चा उतना तंदुरुस्त नहीं होगा, है ना। इसके लिए जरूरी है कि हम माँ को पूर्ण पोषक आहार दें, ठीक है ना। तब वो पोषक आहार बच्चे को पूर्ण रूप से प्राप्त होगी और इससे माँ भी तंदुरुस्त होगा, बच्चे भी तंदुरुस्त होगा। वही नियम हमारे फसल चक्र पर भी निर्भर करता है, अच्छा, है ना। इसके लिए हमको करना क्या होगा, हमारी जमीन की कमी को जानना होगा कि हमारी जमीन में कौन से पोषक तत्व की कितनी कमी है ना। और इस कमी को जानने के लिए हमको क्या करना है, इस कमी को जानने के लिए हमको सबसे पहले मिट्टी परीक्षण करना होगा, अच्छा, है ना। और तो कहाँ से करवाते हैं यहाँ पे मिट्टी परीक्षण? मिट्टी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला है रुआबांधा में, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। वहाँ निःशुल्क भी परीक्षण होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत कम दर में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की जानकारियाँ भी मिल जाती है, अच्छा, है ना। तो वो आवश्यक है हमारे लिए, है ना। तो मुख्य रूप से हमारी जमीन की जो तासीर है, जमीन की कमी है, उसको जानना आवश्यक है। और उसके आधार पर हमको खाद का निर्धारण करना है कि इस क्वांटिटी में कितनी खाद डालनी है ना। यदि हमारी जमीन तंदुरुस्त रहेगी, हमारी माँ तंदुरुस्त रहेगी, तभी अब स्वस्थ बच्चे का निर्माण हो सकता है, तभी स्वस्थ फसल का निर्माण हो सकता है। यदि जमीन दुरुस्त है, जमीन तंदुरुस्त है, तो उसमें फसल में बीमारी लगने की चांसेस भी कम होगी, अच्छा, है ना। तो क्या आप अपने खेतों में रासायनिक दवाई का प्रयोग करते हो जो बाहर से मिलते हैं? विशेष परिस्थितियों में रासायनिक दवाइयों का भी उपयोग करना आवश्यक है,
जैसे कि हमने प्राकृतिक तौर पे यदि भाई हमने साल भर की कमाई है, हमारी मेहनत लगी हुई है, फसल में लगी हुई है, यदि कोई दवाई से, मान लो प्राकृतिक दवाई से, ऑर्गेनिक दवाई से यदि वह बीमारी जो चेक नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा निर्माण की गई प्राकृतिक दवाइयाँ हैं, है ना, ऑर्गेनिक दवाइयाँ हैं, उसका भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमको फसल बचाना है ना। पर उसका जो एक मापदंड है, किस क्वांटिटी में, किस मात्रा में डालना है, जो मनुष्य के लिए भी और फसल के लिए भी उपयुक्त है ना। हम किसान भाई क्या करते हैं कि दवाई के डोज को बढ़ाते बढ़ाते बहुत उस हद तक चले जाते हैं जो फसल के लिए भी हानिकारक होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और मिट्टी के लिए भी हानिकारक होता है। तो हमको हमें भी बचना है, प्रकृति को भी बचाना है और फसल को भी बचाना है। पर रासायनिक का उपयोग विशेष परिस्थिति में, अंतिम परिस्थिति में करना है और जो वैज्ञानिकों के द्वारा या कृषि विशेषज्ञों के द्वारा उनके सलाह लेकर उचित मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। सर, युवा वर्ग बोलते एक तरफ कि हमन बेरोजगार हैं और एक तरफ हमन देखते कि खेत खलियान सब खाली दिखते, मजदूर भी नहीं दिखे अब। तो ओकर मन के इंटरेस्ट जगाए के लिए खेती में का किए जा सकते जेकर से ओकर मन के इंटरेस्ट डेवलप हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेरा विचार, मेरा सोच ये है कि जिसके दो हाथ है, दो पैर है और वो अपने आप को बेकार और बेरोजगार बिल्कुल ना समझे, है ना। यदि हमारे पास 1 एकड़ भी भूमि है, बिल्कुल, है ना, तो वो एक परिवार के लिए पर्याप्त हो सकता है, उनके जीविकोपार्जन के लिए, है ना। क्योंकि मेरी भी बहुत बड़ी भूमि नहीं है, 3 एकड़ की भूमि है, पर उसको करने का एक सिस्टम चाहिए, है ना। हाँ। यदि हम सिर्फ एक मुख्य फसल धान को ही फसल के रूप में लें, हाँ, और धान को ही 12 महीने में एक फसल धान लेकर उसमें यदि जीविकोपार्जन की सोचें तो वो संभव नहीं है। जी बिल्कुल। इसके लिए पढ़े लिखे जो अपने आप को बेरोजगार समझ रहे हैं, उन युवा किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो सबसे पहले अपनी सोच को बदले और खेती के बारे में अपनी प्राथमिक आवश्यकता को समझे कि मेरे को खेती में क्या चाहिए, खेती की आवश्यकता क्या है। खेती की आवश्यकता क्या हो सकती है? सड़क, बिजली और पानी, है ना। बिल्कुल। अब सड़क, बिजली, पानी हमारे पास नहीं है तो इसके लिए है क्या चीज़ जो हमको प्राप्त हो सकता है? शासन खड़ा है, शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। भाई मुख्य प्राय हर गांव मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, हर गांव में नहीं है, बहुत अंदर है, तो वहाँ सूखे मेड़ों में भी अपने चल सकते हैं, है ना। कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है राह चलने का। रही बात बिजली की, तो बिजली की भी पहुँच है और नहीं है, तो आजकल हमारे छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र शासन सोलर बिजली पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है ना। हाँ। तो उससे आपका पानी की भी समस्या हल हो सकती है। यदि हमारे पास पानी नहीं भी है तो भी हम कम से कम अपने खेत को 1 फसली से 2 फसली तो बना सकते हैं, है ना। ठीक है। और इस तरह से हम कम से कम 2 फसल खरीफ और रबी की ले सकते हैं। और यदि हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो हम 2 महीने भाई बाहर में और अन्य कार्य कर सकते हैं, खेती संबंधित कार्य कर सकते हैं, है ना। कई जगह ऐसी भी भूमि है जहाँ बिजली है, पानी है, सड़क है, पर वो खेती करने की इच्छुक नहीं है, तो उस जमीन को भी लीज में लेके हम खेती कर सकते हैं। खेती को समूह में भी किया जा सकता है। जैसे हम एक युवा, मान लो एक गाँव में 5 युवा पढ़े लिखे किसान हैं, तो 5 मिलके भाई 5 एकड़ 10 एकड़ की खेती लीज पे ले सकते हैं साल भर के लिए, और उसमें अच्छे से टेक्निकल खेती कर सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं। जैसे कि मान लो 5 एकड़ की फसल खेती है तो आप 5 प्रकार की फसल लीजिए और अपनी इनकम को सुरक्षित रखिए। जैसे 1 एकड़ में साल में 1 फसल आने वाली फसल हो गई, जैसे गन्ना, है ना। भले आप साल में 1 फसल लेंगे, फिर उसमें अच्छी रिकवरी होगी आपकी इनकम की, है ना। और बची जो 4 एकड़ है उसको 2 फसली बनाइए। खरीफ में आप धान लीजिए, धान के बाद गेहूँ, दलहन,
तिलहन लीजिए, इसमें आपके मेड़ में आप मसाले वाले खेती ले सकते हैं, है ना। आप सिर्फ धान उगा रहे हैं और अपनी और निजी आवश्यकता जीवन की दिनचर्या के लिए दाल के लिए बाजार जा रहे हैं, तेल के लिए बाजार जा रहे हैं, सब्जी के लिए बाजार जा रहे हैं, मसाला के लिए बाजार जा रहे हैं, अपनी जो इनकम है उसको बाजार में लुटा के आ रहे हैं। भाई आप 5 एकड़ के किसान हो तो आप 5 एकड़ के खेती के मेड़ में आप हल्दी क्यों नहीं लगा सकते, मिर्ची क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल, है ना। मसाले वाले खेती धनिया क्यों नहीं लगा सकते, सरसों क्यों नहीं लगा सकते तेल के लिए। बिल्कुल ठीक। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कमजोरियों को जानना है और उस कमजोरियों को दूर करना है। ठीक है। इसके लिए कृषि विभाग की जो अधिकारीगण है उसके पास आप चलकर जाइए, उनसे सहयोग मांगिए, उनसे डिस्कस करिए, है ना। उद्यान विभाग है ना। आप खाली खेती करके धनवान नहीं बन सकते। खेती के साथ आपको उद्यान की, बागवानी, वानिकी, है ना, मसाले वाले खेती, है ना, आपको लंबी अवधि के लिए टिम्बर वाली, वन क्षेत्र वाली, वनोपज वाली फसलें हैं, उनको अनिवार्य रूप से लेना आवश्यक है। बिल्कुल, है ना। इसके लिए आप खेतों की बनावट तैयार करिए। हमारी 5 एकड़ की प्लाट है और वहाँ 50 ठो मेड़ है ना। तो हमारी जमीन की अधिकांश हिस्सा मेड़ों में निकल जा रही है ना। उसको बराबर है ना, 1-1 एकड़, आधा एकड़ की चौकोर सीधी मेड़ बनाइए, मेड़ की हाइट कम रखिए ताकि उसमें हम अरहर बो सकें, फलदार पेड़ लगा सकें, मसाले वाली खेती कर सकें, है ना, सब्जी उगा सकें। तो उसमें क्या होगा कि हम 5 एकड़ के खेती में अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन युवा किसान भाइयों से कि वो अपनी इस मानसिकता को, कि मैं बेरोजगार हूँ, इस मानसिकता को निकालकर अपनी सोच को बदले। और खेती में बहुत सारी संभावनाएं हैं, आपको समय नहीं मिलेगा बेकार कहने का, खालीपन आपकी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप खेती से जुड़ी हुई डेयरी उद्योग लगा सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, है ना, पोल्ट्री कर सकते हैं, जो आपके बोनस अंक होगा, आपके अतिरिक्त इनकम के साधन होंगे। पर जरूरत है हमें हमारी मानसिकता, हमारी सोच को बदलने की, है ना। आरंभ में आपको थोड़ी कठिनाई जरूर हो सकती है, लेकिन आप चलना शुरू करेंगे तो सारे कृषि विभाग, सारे उद्यान विभाग और अन्य जो आपके गांव के इंटरेस्टेड पढ़े लिखे युवा किसान हैं आपके साथ मिलेंगे जब आप सबसे हटकर अलग करना आरंभ करेंगे। इस खेती को करने में आपको शासन प्रशासन से आपको क्या सहयोग मिला था? देखो, मैं खेती आरंभ किया तो मैं सबसे पहले कृषि विभाग से संपर्क किया। अच्छा। मैं भी पढ़ लिख के पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने सोचा कि सब लोग खेती से दूर क्यों जा रहे हैं। अच्छा। तो मेरा उद्देश्य था खेती करने का, क्या कमी है खेती में उसको जानने का। तो मैंने कृषि विभाग के बड़े अधिकारियों से, उप संचालक से, विकासखंड अधिकारी से जाके कृषि विभाग के बारे में जानकारियाँ ली। अच्छा। और उन्हें समस्त योजनाओं के बारे में मुझे जानकारियाँ दी। और अधिकांश मेरे खेती के जो इस मेरे प्रगतिशील कृषक बनने में या कि खेती में प्रगति करने के पीछे कृषि विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि मुझे जो पंप मिला है ना, वो अभी कृषि की योजना के अंतर्गत मिला है। अच्छा। छूट के तहत, और बाढ़ के लिए और फसल के जैसे उत्पादन के लिए अधिकांश योजनाओं का मैंने लाभ लिया है। अच्छा। इस तरह कृषि विभाग से मुझे हर कदम पर सहयोग मिला और साथ ही मुझे खेती में विशेष तरह के कार्य करने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया, जिसके लिए दुर्ग जिला स्थापना शताब्दी समारोह में कृषक खेल आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुई। अच्छा। और कृषक समृद्धि स्मारिका का एक आयोजन किया गया था और उसमें 10,000 रुपये प्राप्त हुआ था। अच्छा। और छत्तीसगढ़ कृषि विभाग जिला के द्वारा और सम्मेलन हुआ था जिसमें 25,000 रुपये का प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि मुझे दी गई थी। अच्छा। तो कृषि विभाग का मुझे बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है और बड़े अधिकारियों का मुझे खेती करने में बहुत सहयोग मिला है। ये दुर्ग जिला स्थापना शताब्दी समारोह में कृषक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अच्छा। है ना, जिसमें हमने
पति पत्नी के साथ में उस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। अच्छा, वो मेरे खेती के आरंभिक अवस्था थी। हाँ, तो उस समय हमने कृषक की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया था, है ना। उसके बाद कृषक समृद्धि स्मारिका विमोचन का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत, है ना, स्थानीय उस समय के कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त किया गया था। अच्छा अच्छा, है ना। इसी के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय उद्यानिकी मेला लगा था, जिसमें मैंने कद्दू फसल का शामिल किया था, जिसमें राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। प्रशस्ति पत्र के साथ मुझे 50 रुपये का नोट दिया गया था। अच्छा, है ना। इसी तरह छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग ने जो एक किसान कोर ग्रुप का गठन किया था, हाँ, उसमें मुझे एक मेंबर के रूप में मेरा नाम दिया गया था। उसके लिए मुझे प्रमाण पत्र दिया था। अच्छा, है ना। कृषक प्रशिक्षण संगोष्ठी में मुझे शामिल कर ये प्रमाण पत्र दिया गया था, है ना। और अन्य जो प्रशस्ति पत्र ग्राम स्वराज योजना के तहत ये प्रमाण पत्र मिला था, है ना। सिंचाई प्रबंधन का ट्रेनिंग लेने मुझे कोटा जाने का भी अवसर मिला था, राजस्थान। वहाँ सिंचाई प्रबंधन के ट्रेनिंग लिए थे, उसका ये प्रशस्ति प्रमाण, है ना। बीज कंपनी है, अजीत सीड्स कंपनी है, उनके द्वारा भी मुझे सम्मान दिया गया। किसान भाइयों, मैं अपनी खेती के साथ साथ अपनी दैनिक दिनचर्या की आवश्यकता आने वाली सभी प्रकार के फसलों का मैं अपने खेती में समावेश किया हूँ। जैसे कि ये मुनगा का पेड़ है, तो मेरे पास कम से कम 5 पेड़ मुनगा है ना। ये आम के पेड़ हैं, ऐसे ही मेरे टोटल खेत में 15 पेड़ आम हैं। और सीजनल फल के रूप में कम से कम 4 पेड़ मेरे पास अमरूद के हैं। ये घर में यूज़ करने के लिए मेरे नींबू के फसल पेड़ हैं, तो कम से कम 2 से 3 पेड़ नींबू भी हैं, है ना। अपनी दैनिक सब्जियों का भरपाई के लिए ये जैसे सब्जी करेला है, भाजी है, सेमी है, तो मुझे मार्केट से सब्जी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। औषधि फसलों के रूप में ये काली मेहंदी है, काली हल्दी है ना। और ये मुनगा है। ये काली हल्दी की खेती भी एक लाभप्रद खेती है। इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, औषधि गुणों से भरपूर होती है, इसलिए काली हल्दी की खेती को नए खेती के रूप में प्राथमिकता के तौर पे करना किसानों के लिए लाभदायक रहेगा। ये मुनगा है, उपयोग के लिए केला है, ये मसाले वाली हल्दी है। ऐसे सारे मेड़ों को मैंने अपने सब्जी भाजी हल्दी से सजा के रखा है। ये गन्ने की खेती है। ये मेरे 3 एकड़ की खेती में आधा एकड़ में मैंने गन्ना फसल लगाया है। और गन्ने को मैंने इसलिए लगाया है कि आसपास में इसकी अच्छी डिमांड है। कम से कम साल में एक बार जो एकादशी देवउठनी होती है, उस समय इससे हमारी नकदी कमाई हो जाती है। जो पैसे हमने धान के फसल में खरीफ में इन्वेस्ट किया है, उनकी लागत हमको गन्ने से अच्छे रकम के रूप में प्राप्त हो जाती है। मेड़ों में अरहर भी लगा रखा है ना, मीठा नीम लगा है। ये धान कटने के बाद इसमें हम चना, मूंग और उड़द लगाएंगे। हमेशा मैं घर के बीज को 18% नमक घोल से उपचारित करके उपयोग करता हूँ। ये सजावटी के लिए या दैनिक उपयोग के लिए गेंदा का भी, और इसमें 2 फायदा होता है कि इन धान में लगने वाली जो कीड़े हैं वो फूलों में आकर्षित होकर फूल में बैठते हैं और हमको ज़्यादा उससे खेतों में ज़्यादा बीमारी नहीं आती है। भटा है, भाजी है, तो हमको क्या है कि सप्ताह में मार्केट जाने की, सब्जी के लिए मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। घर लगा हुआ है। ये सब कुछ 3 एकड़ की भूमि पर है। सर, आप खेती के अलावा और कौन से व्यवसाय करते हो? खेती करने के बाद जो समय बच जाता है, तो मैं बंदर और जानवर से बहुत परेशान था। अच्छा। इसीलिए मेरे मन में आया कि ये परेशानी आम किसानों की है। तो उसको मैं अपने में शामिल करके जो खेतों की जो घेरा होता है, बाढ़ होता है, अच्छा। उसमें झटका मशीन लगाने का काम करता हूँ। और इसको मैं व्यावसायिक रूप में पार्ट टाइम करता हूँ। किसान मन का आप का सलाह देना चाहते हो और शासन से आप मतलब का अपेक्षा? देखो, इस बारे में मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यह है, क्योंकि मैं एक सामान्य छोटा गांव का किसान हूँ, राजनेता भी नहीं हूँ, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, पर मेरी मानना है कि हम किसानों को सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा। और चूँकि हमारे संगठन
जो जिला सहकारी समिति है उस स्तर तक दुरुस्त होना चाहिए। हम सहकारी समिति के मेंबर तो हैं, पर वहाँ असंगठित रूप में है, इसलिए हमको वहाँ हमारी संगठन को मजबूत बनाना है। और शासन से मेरी अपेक्षा है कि शासन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को समझे। किसानों में कहीं कमी नहीं है, शासन हमें जो भी टारगेट देती है फसल उत्पादन से, उससे कहीं बढ़ चढ़कर हम उत्पादन करके शासन को देते हैं। पर निराशा उस जगह लगती है जब हमें हमारे उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिल पाता और सही खरीदार नहीं मिल पाता। इसलिए शासन से मेरा निवेदन है कि किसानों के उत्पाद से संबंधित फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए या दलहन तिलहन से संबंधित प्लांट लगाए और संगठित किसान अपने उत्पादों को जिला सहकारी समिति के माध्यम से, जैसे कि हमारी दलहन है तो उसको दाल बना के, तिलहन है तो तेल बना के, या अन्य उद्यान की फसलें हैं जैसे टमाटर है, मिर्ची है, तो इनकी जूस बना के, पेस्ट बना के मार्केट में हम उसको बेच सकें। और इसके लिए शासन को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे हमारे बेरोजगार स्थानीय बेरोजगार किसानों में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, क्योंकि सभी किसान सहकारी समिति के मेंबर होंगे तो वहाँ बहुत हद तक रोजगार की समस्या भी दूर होगी और हमारी उत्पाद को एक नई पहचान भी मिलेगी। तो मेरा विनम्र निवेदन शासन से कि समितियों को दुरुस्त करे, समिति के संगठन को किसान दुरुस्त करे और हमारे उत्पाद से संबंधित अधिक से अधिक प्लांट हमारे स्थानीय सोसाइटियों में लगने चाहिए। ये मेरा शासन से विनम्र निवेदन है।